हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 100 का हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने क्या बताया था? 2 की पावर 100 का हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। इसका मतलब 2 की पावर 100 को मुझे किस में कैलकुलेट करना है? मॉड 10 में। ठीक है, तो ये कैसे किया था हमने? 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8, 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16, 16 मॉडुलो 10 इज 6, 2 की पावर 5 इज 32, 32 मॉडुलो 10 इज 2, 2 की पावर 6 इज 64, 64 मॉडुलो 10 इज 4। तुमने कहा था ना कि 2 में क्या बनता है? यूनिट डिजिट के लिए एक पैटर्न बनता है। 2 की पावर देखो ऐसे आ रहा है 2 4 8 6, वापस से 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो यहां पर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? हर 4 स्टेप्स के बाद रेपिटेशन हो रही है ना, हर 4 स्टेप्स के बाद मेरे पास क्या है? रेपिटेशन हो रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 की पावर जो भी है मेरे पास, मैं उसको क्या करूंगी? 4 से डिवाइड करूंगी। तो अगर मेरे पास ये, मैं इसको क्या करूंगी? 4 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना? मैं इसको जब 4 से डिवाइड करूंगी तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो ये क्या आएगा? 2 की पावर, ये 4k टाइप का आएगा। 4k मीन्स 6। अगर रिमाइंडर 1 है तो 2 की पावर 1 टाइप का आएगा। कैसा आएगा? 2। 2 की पावर रिमाइंडर अगर 2 है तो 2 की पावर 2 जैसा होगा, तो ये कैसा आएगा? 4। और 3 के लिए 2 की पावर 3 इज 8। ठीक है, तो यहां पे जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। तो यहां पे जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो यहां पे 2 की पावर 100 क्या आएगा? ये क्या आएगा? रिमाइंडर अगर 0 है तो 6। तो आंसर क्या हो गया? 6। ठीक है, यहां पे हम आयर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि 2 और 10 का जीसीडी 1 नहीं है, तो हमें इसी मेथड से जाना पड़ेगा। अगर जीसीडी 1 होता है तो हम डायरेक्ट आयर्स थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं, बट अगर जीसीडी 1 नहीं है तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक, और हमने यूनिट डिजिट सबके ये देखा था कि हमें यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। 2 3 और उसके बाद 7 और 8 के केस में क्या होता है? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं। 6 के केस में 6 रहता है, 0 के केस में 0 रहता है, 1 के केस में 1 रहता है, 5 के केस में 5 रहता है, और 4 और 9 के केस में हम ऑड और इवन चेक करते हैं, या फिर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं। ये चीज ठीक है। नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000। हमसे क्या पूछा है? पॉजिटिव डिवाइजर्स। पॉजिटिव डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या था? टाउ ऑफ एन था ना, विच इज टाउ ऑफ P1R1 P2R2 पी के आर के हम क्या लेते थे? R1+1 R2+1 एंड सो ऑन RK+1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाउ ऑफ 50,000। तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 5, यही आएगा ना। यहाँ पे 10 कितनी बार है? 10 का मल्टीपल 4 टाइम्स। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 5, तो 5 की पावर, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? इसको देखो ना, इसको मैं कैसे लिखूंगी? 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 5 है, इसमें देखो 1/2 है, 1/2, इसमें 1/2, 1/2, तो 2 की पावर 4 और इसमें 1/5, 5 5 5, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। और एक बार फैक्टराइजेशन निकल गई तो इजी है ना निकालना। क्या आएगा? 4+1 5+1, क्या आएगा ये? 5 इंटू 6 इज, कौन सा आंसर हो गया? तो हमें टाउ ऑफ एन का फॉर्मूला लेकिन
पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइजर्स की जगह सिर्फ लिखा होता डिवाइजर्स तो कितना होता आंसर 60। पॉजिटिव डिवाइजर्स 30, टोटल डिवाइजर्स डबल होते हैं 60, क्योंकि वो नेगेटिव वाला भी लेता है। अगर 5 इसका डिवाइजर है तो -5 भी इसका डिवाइजर है, बट -5 इसका पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है। ये चीज ठीक है। नेक्स्ट पे जाए। अब ये वाला सेट है, देखो m मुझे गिवन है A1 A2 A3 बिलोंगिंग टू AI बिलोंगिंग टू 1 2 3 4 सच दैट देयर सम इज इक्वल्स टू 6। तो मुझे इस वाले सेट में कितने A1 A2 होंगे, A1 A2 A3 होंगे वो फाइंड करने, m के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने। अब ध्यान से देखो A1 A2 A3 की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक, और सम क्या है 6। तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज देखूं, मान लो मैं A1 को क्या पुट कर देती हूँ 4, सबसे बड़ा A1 को मैं क्या पुट कर देती हूँ 4, तो A2 प्लस A3 क्या बचा, A2 प्लस A3 क्या बचा 2 बचा ना। इसका मतलब A2 भी 1 और A3 भी 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, देखो 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6। अगर मैं इन्हीं तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिखूं तो मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ, 3 तरीके से लिख सकती हूँ। 4 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई मेरे पास, 3 पॉसिबिलिटीज। ये पहला केस है जब मैंने एक नंबर को 4 फिक्स कर दिया। अब मैं A1 को क्या फिक्स कर देती हूँ 3 फिक्स कर देती हूँ, तो मेरे पास A2 प्लस A3 क्या बनेगा। अब क्या चॉइसेस है A2 और A3 के लिए, या तो 1 प्लस 2 होगा या फिर 2 प्लस 1 होगा। तो अगर मैं A1 को 3 फिक्स करती हूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस आई हैं 2। और अगर मैं यहां पर A2 को 3 फिक्स करूंगी तो कितनी चॉइसेस आएंगी 2। मैंने A1 को 3 फिक्स किया तो A2 और A3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, A2 और A3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या चॉइसेस आई 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2। ठीक है, ये ऐसा आया देखो 3 प्लस 1 प्लस 2 एंड 2 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1। अब मैं A2 को अगर 3 पुट कर देती हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी 2 प्लस 3 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 प्लस 2। अगर मैं यहां पर A3 को 3 फिक्स कर देती हूँ, अगर मैं यहां पर A3 को 3 फिक्स कर देती हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 प्लस 3। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आई है 6। ये ठीक है, ये चीज ठीक है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर A1 को 2 फिक्स कर देती हूँ तो A2 प्लस A3 क्या बनेगा 4। अब क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, देखो पहली पॉसिबिलिटी आएगी 3 प्लस 1, एक आएगी 1 प्लस 3, फिर आएगी 2 प्लस 2। अच्छा ये चीज देखो 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 एक बार यहाँ पे काउंट हो चुकी है ना, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 ये भी काउंट हो चुकी है ना, तो हम ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका है कि जब मैंने A1 को 2 दिया ना तो A2 और A3 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 वाला केस कंसिडर करेंगे, क्योंकि 3 वाला केस हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बनी A1, तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनी 1। अब मैं अगर A1 को 1 पुट करती हूँ तो A2 प्लस A3 क्या आएगा 5। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी देखो 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 या फिर 1 प्लस 4 या 4 प्लस 1। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी नई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ये चीज समझ में आई है। तो टोटल कितनी आई है देखो 3 प्लस 6 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या है 3 प्लस 6 प्लस 1 इज, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाए। ना हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट, तो हमें इन शॉर्ट क्या फाइंड करना है 7 की पावर 81 इन मॉडुलो 100, ये हमें फाइंड करना है। ये चीज ठीक है। अच्छा अब देखो 7 और 100 का जीसीडी क्या है 1, जीसीडी ऑफ 7 एंड 100 इज 1, क्योंकि 100 के डिवाइजर्स क्या क्या है 2,
5, जो प्राइम डिवाइजर्स है वो है 2,5, जिसका जीसीडी 7 के साथ 1 है। तो मैं आयर्स थ्योरम लगा सकती हूँ। आयर्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ए और एन का जीसीडी 1 है, देन ए की पावर 5 ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड। तो यहां पे ए की वैल्यू डालो 7, 5 ऑफ एन में डालो 5 ऑफ 100, एंड दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड। 5 ऑफ 100 क्या होगा, 40। देखो 5 ऑफ 100 कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। और हमें पता है 5 ऑफ पी ऑफ एम क्या होता है, पी ऑफ एम माइनस पी ऑफ एम माइनस 1। तो ये होगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर, दिस इज 4 माइनस 1 2 एंड दिस इज 25 माइनस 5। तो ये कितना आ गया, तो 7 की पावर 40 क्या हुआ, 1 के बराबर। तो 7 की पावर 80 भी क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया ना। 7 की पावर 40 इंटू 7 की पावर 40, और हमें चाहिए क्या था, 7 की पावर 81। तो 7 की पावर 81 क्या हो गया, तो यहां से 7 की पावर 81 क्या हो गया, 7 की पावर 80 इंटू 7 विच इज, ये तो 1 हो गया, ये क्या बचा 7 मॉड। तो ऑप्शन में 7 भी हो सकता है और 07 भी हो सकता है। आंसर क्या है, 07। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स पूछे हैं ना, इसलिए कैसे लिखेंगे हम उसको 07 की फॉर्म में। ये चीज ठीक है। आर के एस भी क्वेश्चन देखते हैं। What is the smallest positive integer in the set 24x 60y plus 2000z? ये हमने 2 के केसेस में देखा है, याद है जब हमने बेजोइड थ्योरम का प्रूफ किया था, जब हमने बेजोइड थ्योरम का प्रूफ किया था तो हमने एक सेट बनाया था S, which is the set of ax plus by where x and y are integers and ax plus by क्या था, पॉजिटिव। ऐसा सा हमने सेट देखा था, और हमने कहा था कि इस सेट की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वही जीसीडी होगी। हमने इसको 2 स्टेप्स में प्रूफ किया था। पहला स्टेप प्रूफ किया था हमने कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, ए एक्स प्लस बी वाई पॉजिटिव है। तो मान लो डी क्या है इसका सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस। तो हमने कहा था अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है डी जो है एस में है, तो देयर एग्जिस्ट x naught y naught belonging to z such that a x naught plus b y naught is equals to d। और थर्ड स्टेप में हमने प्रूफ किया था कि ये जो d सबसे छोटे वाला हमने लिया है ना, यही है a और b का जीसीडी। तो इस वाले सेट का सबसे छोटा एलिमेंट ही इसका क्या है, जीसीडी, a और b का जीसीडी। ये चीज ठीक है। तो यहां पर अब हम कहां पे आ गए हैं, 3 वेरिएबल्स पे, है ना। अब हम कहां आ गए हैं, 3 वेरिएबल्स पे। एक चीज और याद करो, हमने यहाँ पे एक चीज और कही थी, ax plus by equals to c has solution if and only if gcd of a comma b divides c, है ना। तो यहाँ पे जब जब सॉल्यूशन होगा इन दोनों का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा। तो जो अगर मैं यहाँ पे सी की जगह जीसीडी ही डाल दूं तो वो सबसे छोटा डिवाइजर होगा जो इस इक्वेशन को, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि डी कभी भी अपने से छोटे इंटीजर्स को डिवाइड नहीं करेगा, एन कभी भी n-1 n-2 n-3 को डिवाइड नहीं करता। तो सबसे छोटा इंटीजर जो डी को डिवाइड कर, जिसको डी डिवाइड करेगा वो डी ही होगा इस वाले रिजल्ट से। तो यहाँ पे बस 2 की जगह क्या आ गया है, 3। तो इसका जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो क्या होगा, जीसीडी ऑफ, इसका जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो वो होगा 24 है, 24 का 24 60 एंड 2000 का जीसीडी। ठीक है, और वो कौन सा जीसीडी क्या होगा इन तीनों का। देखो अगर ऐसे में नहीं समझ में आए ना तो इसको फैक्टर करके लिख सकते हो। देखो ये क्या है, 8 इंटू 3 है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3। 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 2000 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर। अब इसमें से सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? 2 की पावर 2। मिसेस, तो आंसर क्या हो गया इसका? हमने दो वेरिएबल्स के लिए ऑलरेडी देखा था ये थ्योरम का प्रूफ, तो वहीं से उन्होंने 3 में एक्सटेंड किया इस रिजल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं, एन ए बी क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000। ठीक है, एन ए बी क्या है? दिस इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कहां से कहां तक? इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द, this is the cardinality of the set of all those x belonging to z positive, for those positive integers such that x किससे छोटा है? 1000 से। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 1 या 1 से बड़ा होगा, एंड इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, एंड x क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू a mod 27 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod 37। इस वाले सेट की कार्डिनैलिटी निकालने कि इसमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इस वाले सेट में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों इक्वेशंस को देख के कुछ याद आ रहा है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, 27 और 37, 37 तो प्राइम है और 27 क्या है? 3 की पावर 3, दोनों का जीसीडी 1 है, तो जीसीडी ऑफ 27 एंड 37 इज 1। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन इन मॉडुलो 27 इंटू 37, है ना? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन इन मॉडुलो 27 इंटू 37। 27 इंटू 37 क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करूं, क्या आता है? 999। ये चीज ठीक है। इसका मतलब 0 से लेकर जो भी सॉल्यूशन आएगा मॉडुलो 999 में, मतलब 0 से लेकर 998 तक के इंटरवल में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना? पर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? 1000, है ना? यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कि 0 से लेकर, इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 998 क्लोज इंटरवल है। रिमाइंडर क्लास यही होती है ना, 0 से लेकर 998 के बीच में इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 से लेकर 998 तक, है ना? अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मुझे 1000 तक जाना है, यहाँ पे इंटरवल कहां से शुरू है? 0 से 998 तक। यहाँ पे इस इंटरवल कहां से शुरू है? 1 से लेकर 999 तक। अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा? 1 से लेकर 999 तक। तो एक चीज, ये दोनों इंटरवल सेम है, ये इनकी रिमाइंडर क्लास सेम है, पक्का? चेक करो एक बार, देखो 1 इसमें है 2 भी इसमें है, दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 998 भी दोनों में है। इसमें 999 एक्स्ट्रा है और इसमें 0 एक्स्ट्रा है ना? पर मैं बोल सकती हूँ 999 जो है वो 0 के बराबर ही तो होगा मॉडुलो 999 में, है ना? तो ये दोनों इंटरवल्स मॉडुलो 999 में क्या है? सेम है। ये चीज ठीक है, मॉडुलो 999 में ये दोनों इंटरवल्स सेम है, 1 से लेकर 998 तक सारे एलिमेंट्स सेम है। प्रॉब्लम कहां है? 0 पे और यहाँ पे 999। पर ये 999 अगर इसका सॉल्यूशन मान लो 999 हुआ तो वो 0 ही तो होगा ना मॉडुलो 999 में। अगर मैं यहाँ पे x को 999 डालती हूँ तो वो 27 से भी डिवाइड हो रहा होगा और
37 से भी डिवाइड होगा तो ए भी 0 और बी भी 0, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, तो वो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों इंटरवल्स सेम है। और मैंने अभी कहा कि 0 से लेकर 999 के बीच में इसका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। तो इस सेट में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक, जो इसका सॉल्यूशन होगा। चाहे वो 0 हो, अगर 0 है तो 999 डालूंगी और बाकी कुछ होगा तो एज इट इज पुट करूंगी। 1 से लेकर 998 तक अगर सॉल्यूशन है तो वो एज इट इज आएंगे। अगर इसका सॉल्यूशन 0 है तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगी, लिखूंगी 999। तो ऑर्डर ऑफ एन ए बी क्या आ गया मेरे पास, फॉर एवरी ए एंड, उन्होंने ये चीज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट थी ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी कि एन ए बी 1 होगा कुछ ए और बी के लिए और एन ए बी 2 होगा कुछ ए और बी के लिए। प्रॉब्लम आती है 0 से लेकर 999 तक, कि अगर 0 सॉल्यूशन होता तो 999 भी तो सॉल्यूशन है, पर 0 इस सेट का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे 0 सॉल्यूशन आता तो मैं यहाँ पे क्या पुट करती, 999, ठीक है, क्योंकि इस सेट का हिस्सा होना चाहिए ना वो, 0 इस सेट का हिस्सा नहीं है, पर 0 के एक इक्विवेलेंट टर्म 999 इसका सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सेकंड। ये चीज ठीक है। ऐसे ना 2 क्वेश्चंस और आए हुए हैं आगे के सालों में। अगर नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग a लाइन बिटवीन 1 to n एंड जीसीडी a, n इज 1 इज इक्वल्स टू 240 n। देखो हमें क्या दे रखा है, 1 से लेकर n तक के वो सारे एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं जिनका जीसीडी n के साथ 1 है, ठीक है, और उन सारे एलिमेंट्स का मुझे क्या करना है, सम करना है। वो सम किसके बराबर है, 240 n के बराबर। अब याद करो मैंने एक फॉर्मूला दिया था एस एन का, और इसको प्रूव भी करवाया था। क्या था वो फॉर्मूला, 1/2n पाई, और मैंने इसको प्रूव भी करवाया था इस फॉर्मूले को, है ना, सारे के सारे फाइव एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेकर इसको प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे जब मेरे पास ये फॉर्मूला है, सारे के सारे यूएन के एलिमेंट्स का सम का फॉर्मूला क्या है, 1/2n 5n। अब ये मुझे क्या दे रखा है, सम क्या दे रखा है, 240n। तो यहां से देखो n से n कैंसिल होगा, फाइव ऑफ n क्या आएगा, 2 इंटू 240 विच इज 480। और मैंने इस फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया 480। नेक्स्ट पे आ जाओ, D इज द सेट ऑफ टपल्स W1 W2 W10 where WI is from 1 to 3 and I rank between 1 to 10 such that WI plus WI plus 1 is a even number। इसका क्या मतलब है, देखो D में ऐसे पेयर्स है W1 W2 एंड W10, जहां पे WI की वैल्यू क्या है 1 2 या 3, इन सबकी वैल्यूज क्या है 1 2 या 3, एंड WI प्लस WI प्लस 1 क्या है इवन। इसका क्या मतलब है, W1 प्लस W2 भी क्या है इवन, W2 प्लस W3 भी क्या है इवन, एंड सो ऑन। W9 प्लस W10 भी क्या है इवन। देखा ना, फॉर ऑल आई लाइन बिटवीन 1 to 9 W9 प्लस W10 भी क्या है इवन, ठीक है। देखो इसमें ना हम केसेस बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं W1 को 2 पुट करती हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं W1 को 2 पुट करती हूँ तो W1 प्लस W2 इवन कब होगा, हमें ये पता है ना, 2 ऑड इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो इवन आएगा, और 2 इवन इंटीजर्स को ऐड करूंगी तब भी इवन आएगा। पर अगर मैं एक इवन इंटीजर लेती हूँ एक ऑड लेती हूँ तो उनका सम हमेशा ऑड आएगा। 1 प्लस 2 इज 3, इवन प्लस इवन इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ठीक है। 1 प्लस 1 ऑड प्लस ऑड इज इवन 2, 2 प्लस 2 इवन 4, 1 प्लस 2 ऑड प्लस इवन इज ऑड, ये चीज ठीक है। तो अगर मैं W1 को इवन ले रही हूं तो W2 को भी क्या होना पड़ेगा इवन, क्योंकि इवन प्लस ऑड अगर मैं करूंगी तो वो ऑड हो जाएगा। तो W2 को भी क्या होना पड़ेगा इवन, और इवन के चॉइसेस क्या है 2,
W2 E1 है तो 1 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, तो W2 भी क्या होगा 2। अब आ जाओ W3 पे, देखो W2 अगर E1 है तो W3 भी क्या होगा E1, तो W3 के लिए भी क्या चॉइस बची 2 एंड सो ऑन। तो W9 भी क्या होगा 2 और W10 भी क्या होगा। तो अगर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 है ना तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 2। तो मेरे पास एक एलिमेंट इसका क्या बनेगा 2, 2, ये चीज ठीक है, एक एलिमेंट तो ये आ गया। अब पुट करो W1 को 1, अगर मैं W1 को 1 पुट करती हूँ तो W2 क्या होगा, ऑड प्लस क्या करूं कि इवन आ जाए, या तो 1+1 करेंगे या 1+3 करेंगे। तो यहां पे अगर मैं यहां पर W1 को 1 पुट करती हूं तो W2 क्या होगा 1 होगा या 3 होगा। सिमिलरली अगर W2 1 है या 3 है ऑड है तो W3 भी क्या होगा 1 होगा या 3 होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ W1 को अगर मैं ऑड पुट करती हूँ, W1 को मैं 1 पुट करती हूँ या फिर 3 पुट करती हूँ, 1 पुट करूंगी तो W2 क्या होगा 1 और 3, 3 पुट करूंगी तब भी W2 क्या होगा 1 या 3। क्यों, क्योंकि ऑड के साथ में ऑड ऐड करूंगी तभी मेरे पास इवन आएगा, ऑड में कभी भी इवन ऐड करने के बाद इवन नहीं आएगा। तो अगर मैं W1 को 1 या 3 देती हूँ तो W2 को भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 या 3, मैं 2 नहीं ले सकती हूँ। W3 को भी क्या लेना पड़ेगा 1 और 3 एंड सो ऑन। W10 को भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 और, तभी सम क्या आता जाएगा सबका इवन। तो यहाँ पे W1 के कितनी चॉइसेस है 2, W2 के लिए 2, W3 के लिए 2 एंड सो ऑन। टोटल कितनी होंगी, यहाँ पे कितनी चॉइसेस है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, तो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई यहाँ पे 2 की पावर 10, और एक चॉइस ये भी तो थी ना, एक ये भी थी मेरे पास। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 2 की पावर 10 प्लस 1। Given a natural number n greater than 1 such that n minus 1 factorial is congruent to, ये ना -1 है, -1 mod n, -1 है ना, ये -1 होगा, n minus 1 factorial is congruent to 1 mod -1 mod n, then we can conclude that n is of which form। ये थ्योरम कौन सी है, बेसल्स थ्योरम है ना ये कौन सी है, और बेसल्स थ्योरम कहती क्या है p minus 1 factorial is congruent to -1 mod, sorry n minus 1 factorial mod n if and only if n is, ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा ट्रू होगा। अगर देखो अगर ये बेसल्स थ्योरम नहीं भी आती होती ना एग्जाम में तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं एग्जांपल्स लेके। देखो अगर n p की पावर, ये 3 मार्क्स का है, बी पार्ट का है तो वन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ना n को फर्स्ट पार्ट के लिए n को क्या ले लो, यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 2 ले लो, प्राइम है ना ये, 2 की पावर 2 ले लिया मैंने तो ये 4 है। तो अब पुट करो n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आएगा 3 फैक्टोरियल विच इज 6 मॉडुलो 4, मॉड 4 में जब चेक करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा ना, 6 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, तो ये क्या -1 के बराबर है, चेक भी कर सकते हो 4 डज नॉट डिवाइड 2 माइनस ऑफ -1, 4 डज नॉट डिवाइड 3, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर देखोगे तो n इज इक्वल टू पी क्यू, 2 इंटू 3 ले लो 6 ले लो, n को क्या ले लो 2 इंटू 3 6, और अब इस इक्वेशन में पुट करके देखो ये आएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को जब मोड 6 में कंसिडर करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, 6 का मल्टीपल आ जाएगा ना, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, कभी भी -1 नहीं आएगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन देखोगे तो भी क्या ले सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो n को ले सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, इस केस में भी ये करोगे तो ये आएगा 30 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 आएगा, यहाँ पे मॉड 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 30, तो ये ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे। इसका एक और तरीका भी है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ना, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है,
पार्ट बी का क्वेश्चन, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फोर्थ वाली है। तो अगर नहीं टाइम है तो तुक्का भी मार सकते हो कि अगर इसके लिए ट्रू होगी तो इसके लिए भी तो ट्रू होगी ना। अच्छा, वहां पे के ग्रेटर देन 1 बोला है, नहीं तो फिर हाँ, उसके के ग्रेटर देन 1 दे रखा है ना। तो बट अगर विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट याद है तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर डेफिनेशन याद है तो। और विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। The remainder obtained when 16 की power 2006 16 is divisible by is divided by no, sorry. The remainder obtained when 16 is to the power 2016 is divided by 9. तो हमें करना क्या है? रिमाइंडर निकालना है। जब 16 की पावर 2016 को मैं मॉडुलो 9 से डिवाइड करती हूँ, मतलब मुझे मॉडुलो 9 में इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो देखो 16 की पावर 2016, तो सबसे पहले तो मैं 16 को रिड्यूस कर दूं ना, मॉडुलो 9 में क्या होगा? -2 कर दो इसको, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड -2 मॉड 9। तो 16 की पावर अगर मुझे 2016 कंप्यूट करना है तो मुझे क्या कंप्यूट करने की जरूरत है? 2 की पावर 2016, और माइनस की पावर इवन क्या हो जाती है? प्लस। तो मुझे क्या कंप्यूट करने की जरूरत है? 2 की पावर 2016 इन मॉड 9। ये चीज ठीक है, तो हमने एक तो ये स्टेप कर दिया। अब देखो यहां पर 9 प्राइम नहीं है, लेकिन 2 और 9 का जीसीडी 1 है, तो मैं आयर्स थ्योरम लगा दूं। 2 और 9 का जीसीडी क्या है? 1। तो भाई आयर्स थ्योरम 2 की पावर 5 ऑफ 9 क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 9, है ना। और 5 ऑफ 9 क्या होता है? 6। 5 ऑफ 9 होता है 6। 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 मीन 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, 5 ऑफ p की पावर k इज p की पावर k माइनस p की पावर -1। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, तो ये आएगा 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 9। ठीक है ना, ये तो मुझे पता है, मुझे निकालना क्या है? 2016। तो मैं इसको क्या करती थी? 6 से डिवाइड करती थी और क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालती थी। जब मैं 2016 को 6 से डिवाइड करूंगी तो क्या है? सॉरी, 6 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 6 3 18, 21, यहां से गया फिर 3 18, फिर बचा यहाँ पे 3 36, तो यहाँ पे आया रिमाइंडर क्या आया? 0। क्वोशंट क्या आया? 336। तो अगर मैं 2 की पावर 2016 कंसिडर करती हूँ तो मैं इसको 2 की पावर 2016 को कैसे लिख सकती हूँ? 6 इंटू 336 प्लस 0। तो 0 का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 6 की पावर 336, और 2 की पावर 6 क्या है? 1। 1 की पावर 336 इज 1, तो ये किसके बराबर है? 1। तो आंसर क्या आ गया इसका? ठीक है, देखो मैंने इसलिए कहा था कि फर्मेट्स थ्योरम के और आयर्स थ्योरम, बेसन्स थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इस टाइप के भी ना क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्या कहता है? एस मैंने लिया है उन सारे इंटीजर्स का सेट जो 100 से 999 तक है, और ना तो 3 से डिवाइड होते हैं ना ही 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ना तो 3 से डिवाइड होते हैं ना ही 5 से, तो 15 से भी डिवाइड नहीं होते होंगे। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले ना ऐसे केस में करना क्या है? 100 से लेकर 999 तक के सारे इंटीजर्स ले लो। ए मैंने एक सेट बनाया है 100 से लेकर 999 तक के सारे इंटीजर्स। तो इसका जो भी आंसर होगा इसके ऑर्डर से तो कम होगा ना, इस वाले सेट में से हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हटाने हैं, वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? 999 में से 99 एलिमेंट्स माइनस कर दोगे ना, तो क्या होगा? ये ठीक है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 900। अब मुझे इस सेट में से 3 वाले एलिमेंट्स हटाने हैं और 5 वाले एलिमेंट्स हटाने हैं। ठीक, अच्छा अब एक चीज बताओ,
इसमें अगर मैं एक सेट बनाऊं, यहाँ पर A3 करके लिखती हूँ 3 के लिए, वो एलिमेंट्स बताओ जो 3 से डिविजिबल है। 100 3 से डिविजिबल है? नहीं। 101? नहीं। 102 है? उसके बाद अगर नोटिस करोगे ना तो 3 की टेबल चलेगी, है ना? 105, फिर 108, और करते करते आखिरी नंबर है 999, है 3 से डिविजिबल है ना? तो 999 तक ऐसे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। 102, 105, 108, 999। A3 का ऑर्डर कितना है? ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 3 से डिविजिबल है? ये कैसे निकाला? याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये ए है, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2D, ये ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ये लास्ट वाली टर्म होती है nth टर्म, विच इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? एपी और जीपी पर रखी है। तो अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए प्लस डी है, ये फर्स्ट टर्म है ए प्लस 0 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये होती है ए प्लस 2D, मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म। तो ये क्या होती है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी मुझे पता है। n की वैल्यू निकाल सकती हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू मुझे पता है 102, डी की वैल्यू मुझे पता है 3, और a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू मुझे पता है 999। तो मैं यहां से वैल्यूज निकाल सकती हूँ ना, यहाँ पे पुट करो फटाफट। 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज 999। तो n माइनस 1 इज 999 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 3। और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको डिवाइड कर सकते हो, 333 माइनस, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 34। और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है? n माइनस 1 की। तो यहां से क्या कर सकते हो? n प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 334 माइनस 34 इज तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 3 इज 300। अब एक सेट बनाओ फटाफट, A5, उन इंटीजर्स का सेट इसमें से जो 5 से डिविजिबल है। कहां से शुरू होंगे? 100 से, 100, 105 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे? 995 तक। तो अगेन मुझे A पता है, मुझे D पता है, यहां पे मेरे पास A क्या है? इस केस में मेरे पास A क्या है? 100, फर्स्ट टर्म 100, डिफरेंस इज 5, और A प्लस यहाँ पे मैं लिख लू m माइनस 1 इंटू डी इज 995। तो यहाँ पे A की वैल्यू डालो, 100 प्लस m माइनस 1 इंटू 5 इज 995, और मुझे m की फटाफट वैल्यू बता दो क्या आएगी। 995 में से 100 जाएगा तो 895, ये आएगा 895 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? 180, ठीक, 180। ठीक है। अब टोटल एलिमेंट्स 900 थे, उसमें से 3 से डिविजिबल थे 300, 5 से डिविजिबल थे 100, लेकिन कुछ ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जो 15 से डिविजिबल होंगे। वो कौन से होंगे? जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो वो इस सेट में भी आ रहे होंगे, वो इस सेट में भी आ रहे होंगे। देखो मुझे ना ए में से यूनियन माइनस करनी है, जो 3 से भी डिविजिबल है, यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, पर इन दोनों सेट में सॉरी, इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी आ रहे होंगे ना, वो तो 2 बार माइनस हो गए, यहां से भी माइनस हो गए और यहां से भी माइनस हो गए। देखो जैसे 105 था, वो यहां पे भी था ना, वो एक बार यहां पे भी कंसिडर हो गया और यहां पे भी कंसिडर हो गया। तो मैं एक सेट बनाऊंगी A15 का, वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि 15 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कहां से शुरू होगा? 105 से शुरू होगा, यहां से पहला एलिमेंट हमें यहीं से पता चल गया 105, और कहां तक जाएगा? देखो यहां था लास्ट एलिमेंट 999, यहां पे क्या था? 995। इससे पहला एलिमेंट क्या होगा? 995 से पहला 990, 993 से भी डिविजिबल है ना, तो ये जा रहा होगा 990 तक। अब यहाँ पे मुझे A5 की वैल्यू बता दो क्या होगी, मतलब A5 में कितने एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ A3 जो है वो है 300, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A5 जो आया है वो आया है 180। अब यहाँ पे A15 का ऑर्डर कितना होगा? अगेन A प्लस B इज 15, कितना आएगा? 60। तो यहाँ पे A प्लस K माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 990। तो K की वैल्यू क्या आएगी? 60। तो यहाँ पे A15 का ऑर्डर आ गया
60। ये चीज ठीक है। अब बस हमें टोटल एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस करने हैं, फिर ये वाले एलिमेंट्स माइनस करने हैं, और जो 2 बार माइनस हो गए उनको एक बार ऐड करना है। 2 बार माइनस हो गए ना, एक बार ऐड करना है। हम ऐसे करते हैं जब यूनियन वाला भी करते थे, ए यूनियन बी का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर। क्यों करते थे वो ए इंटरसेक्शन बी? क्योंकि वो ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया था। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए माइनस ऑर्डर ऑफ A3 माइनस ऑर्डर ऑफ A5 प्लस ऑर्डर ऑफ A15। दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S जो मुझे निकालना था। और ये कितना आएगा? 480। अब मुझे आंसर मुझे भी नहीं याद है इसका, पर कैलकुलेशन अज्यूम करूं कि तुमने सही की होंगी। 900 माइनस 300 600 600 माइनस 180 प्लस 60। ठीक है, आपको बस वैल्यूज पुट करके सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है ना टर्म्स को। देखो नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने किया है, अभी किया है ना हमने ऐसा क्वेश्चन। बस पहले 1000 था, वो क्वेश्चन ना बहुत स्टूडेंट्स ने गलत किया था, तो इसके बाद उन्होंने इजी रिवाइव कर दिया। 1000 की जगह उन्होंने क्या कर दिया? 100 कर दिया। वहां 27 और 37 था, यहाँ उन्होंने 9 और 11 कर दिया। वहां प्रोडक्ट आया था 999, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया है? 99। और कहां तक जाना है हमें? 99 तक ही जाना है, लेस देन 100 तक। तो सेम चीज है यहाँ पे NAB उन्होंने क्या डिफाइन किया है? ऑर्डर ऑफ, हाँ NAB है ना, यहाँ पे उन्होंने NAB क्या डिफाइन किया है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और दोज x बिलोंगिंग टू z, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स such that x is less than 100 and it satisfies these 3 equations. x is congruent to a mod 9 and x is congruent to b mod 11। इस सेट का ऑर्डर है। ठीक है, और हमें पता है 9 और 11 का जीसीडी क्या है? 1। तो जीसीडी ऑफ 9 एंड 11 इज 1। तो हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस इन मॉडुलो 9 into 11 विच इज 99। मतलब 0 से लेकर 98 तक के बीच में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन इन 0 to 98 है ना। और इस क्लास का एलिमेंट्स का, इस क्लास में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 1 से लेकर 99 तक। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कहां से है? 1 से लेकर 99 तक। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन 0 होता है तो यहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट कंसिडर करूंगी? 99। 99 इन मॉड्यूलो 99 इज 0। ठीक है, तो इसमें NAB का ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा ना। फॉर एवरी A एंड B NAB का बिल्कुल सेम तरीके से। देखो ये कौन से इंटरवल में बता रहा है सॉल्यूशन? 1 से लेकर 99 तक, और ये मुझे कह रहा है 0 से लेकर 98 तक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन 1 से लेकर 98 तक है तो इसमें आ गया। लेकिन अगर सॉल्यूशन 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 0 नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता है कि मॉड्यूलो 99 की बात हो रही है, और मॉड्यूलो 99 में 0 किसके बराबर होता है? 99 के। तो यहाँ पे 0 की जगह हमने 99 कंसिडर कर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर इसका? फर्स्ट ऑप्शन NAB इज 1 फॉर ऑल इंटीजर्स A एंड B। तो यहाँ पे NAB का ऑर्डर क्या आया है मेरा? NAB का ऑर्डर आया है, NAB आया है 1। इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। 0 से लेकर 98 तक बोलो या 1 से लेकर 99 तक बोलो, इसका यूनिक सॉल्व। नॉट ओनली 1 से 99, इसका अगर मैं 100 से लेकर, जैसे यहाँ पे 0 से 98 था ना, फिर 99 से लेकर मैं इस इंटरवल की लेंथ कितनी थी? 98 है ना। इस इंटरवल की भी लेंथ कितनी है? 99 माइनस 1 98। मैं कोई भी इंटरवल लूंगी लेंथ 99 का, उसमें इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चाहे मैं 0 से लेकर 98 लूं, चाहे मैं 1 से लेकर 99 लूं, चाहे मैं 2 से लेकर 100 लूं, चाहे मैं 3 से लेकर 101 लूं, चाहे मैं 4 से लेकर 102 लूं, इन सारे इंटरवल्स में इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, हाँ इंटरवल को अगर मैं बड़ा कर दूंगी तो चांसेस है कि ज्यादा सॉल्यूशंस, पर इन इंटरवल्स में, इन सब इंटरवल्स में इसका यूनिक सॉल्यूशन
क्योंकि रिमाइंडर क्लासेस सेम रहेंगी, यहाँ 0 से 99 98 तक है ना। 99 को अगर मॉड्यूलो 99 में करोगे तो वापस 0 आ गया। यहाँ पे देखो 1 और 0 मिसिंग था ना, बट 99 0 के बराबर है और 100 मॉड्यूलो 99 में 1 के बराबर है, एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पे NAB क्या है 1। देखो इसमें पूछा है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 2019। तो अगेन मुझसे क्या पूछा है, 3 की पावर 2019 के लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स का क्या मतलब है, मुझे इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है मॉड्यूलो 100, और मुझे पता है 3 और 100 का जीसीडी क्या होता है 1 होता है। तो जीसीडी ऑफ 3 एंड 100 इज, मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगी, आयर्स थ्योरम लगाऊंगी। यहां पे क्या आएगा, 3 की पावर 5 ऑफ 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100। a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n, वेयर जीसीडी ऑफ a, n इज 1। तो यहाँ पे 5 ऑफ 100 हमने पहले भी कंप्यूट किया था ना, क्या आया था 40। तो यहां से मेरे पास क्या आया, 3 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, और यहां पे मेरे पास है क्या 2019। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 2019 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2000 प्लस 19। ये 40 से डिवाइड होता है ना, देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 100 बाई 2 विच इज 50 होता है ना 2000। तो ये कैसे लिखा मैंने, 3 की पावर 40 इंटू 50 प्लस 90। 40 को 2019 को 40 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 50, रिमाइंडर आएगा 90। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 3 की पावर 40 होल पावर 50 इंटू 3 की पावर 90, और 3 की पावर 40 क्या है 1, 1 की पावर 50 1। तो मेरे पास बचा क्या 3 की पावर 90। अब मुझे बस 3 की पावर 19 निकालना है, कहां पर मॉड्यूलो 100 में। तो इसमें भी हम कुछ स्टेप्स शॉर्ट कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 1 क्या होगा 3, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 3 की पावर 3 क्या होगा 8, सॉरी हाँ 27, सॉरी 27। 3 की पावर 4 क्या होगा 81। 3 की पावर 5 क्या होगा 81 इंटू 3 क्या आएगा 243। मॉड्यूलो 100 में करोगे तो क्या आएगा, देखो मॉड 100 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो क्या आएगा 440। ये चीज ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट 3 की पावर 5 से 3 की पावर 10 निकाल दूं, 3 की पावर 5 निकलेगा ना, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। तो 3 की पावर 5 की पावर अगर मैं 2 करूंगी तो यहाँ पे 43 की पावर भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी मॉड 100 में। और मैंने कहा ना कि 100 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट्स। लेफ्ट हैंड साइड तो आई 3 की पावर 10, राइट हैंड साइड पे ना मुझे पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए। तो जब मैं 43 को 43 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहला डिजिट क्या आएगा 9, 4 3 12, यहाँ पे क्रॉस 4 3 12। मुझे बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 9 और 49। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास मॉड 100। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, 3 की पावर 19 है ना, 3 की पावर 20 निकाल दू पहले। अगर मैं 3 की पावर 20 निकालती हूँ तो क्या आएगा, इसका डबल कर देंगे ना। 3 की पावर 20 क्या है 3 की पावर 10 का होल स्क्वायर, 49 का होल स्क्वायर, और 49 का होल स्क्वायर निकालना। तो मैंने अगेन कहा मॉड्यूलो 100 में क्या करना है, मुझे बस लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए। 9 9 81, 9 9 4 36, 36 प्लस 8 44, 9 4 36। तो मुझे सिर्फ 6 चाहिए है ना, मुझे बाकी के नंबर नहीं चाहिए। देखो ये आया 1 और 6 4, 6 प्लस 4 10, 0 आ गया, बाकी मुझे नंबर नहीं चाहिए। तो क्या आ गया ये 1। तो 3 की पावर 20 क्या आ गया मॉड्यूलो 100 में, ये चीज ठीक है। मुझे चाहिए क्या था 3 की पावर 19।
अब 3 की पावर 19 के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि 3 और 100 का जीसीडी 1 है, तो 3 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बोथ साइड 3 के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिंस जीसीडी ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, सिंस जीसीडी ऑफ 3, 100 इज 1 implies 3 इनवर्स एग्जिस्ट, 3 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है, मैं दोनों तरफ 3 के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 3 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 3 की पावर 19, एक पावर कम हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 3 इनवर्स मॉड। तो अब बस मुझे 3 का इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब मुझे बस 3 का इनवर्स निकालना और मेरा आंसर आ जाएगा। 3 का इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, मॉड 100 में। देखो इसको सोचना मुश्किल है, पर ये सोचना आसान है कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -1 आ जाए। नहीं, सोचने के लिए कह रही हूं, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, ये मुझे चाहिए। पर मुझे पता है कि 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -1 आ जाए, क्या होता है 33। 3 इंटू 33 क्या आता है 99। 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 100। ये तो मुझे पता है ना, ये फाइंड करना इजी है। देखो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते नहीं है, उनको बस ट्रिक लगाने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो 3 में मैं 33 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा -1। मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स तो क्या आएगा 3 इंटू -33 लिख रही हूं मैं यहाँ पर। ये -1 क्या हो जाएगा 1 मॉड 100। तो 3 का इनवर्स क्या हो गया -33। तो यहाँ पे जो 3 का इनवर्स आ रहा है वो क्या है -33। -33 इन मॉडुलो 100 क्या आएगा 67। -33 प्लस 100 तो ये आएगा -33 प्लस 100 इज 67। और यही है इसका आंसर। एक बार ये दोबारा देखो क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस काफी ज्यादा थी, तो एक बार 2 मिनट देखो उसके बाद में। अब देखो ये भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। हमने एक सेट लेना है जिसमें 1 से लेकर 999 तक एलिमेंट्स हैं, सच दैट 3 डिवाइड्स n एंड 3 डज नॉट डिवाइड 37 सॉरी। हमें s लेना है वो सारे एलिमेंट्स का सेट। एक मिनट, ये s हमने लिखा है ऑल दोज इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 1 to n सच दैट 3 डिवाइड्स n और 37 डिवाइड्स n। तो s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 डज नॉट डिवाइड n एंड 37 डज नॉट डिवाइड n। यही है ना क्वेश्चन में, कुछ और? अच्छा ये नहीं है। अगर S में वो एलिमेंट्स है जिनको 3 या फिर सॉरी हाँ 3 या फिर 37 डिवाइड करता है तो S कॉम्प्लीमेंट में वो होंगे जिनको ना तो 3 डिवाइड करता है और ना ही 37 डिवाइड करता है। तो और का एंड हो गया एंड डिवाइड का नॉट डिवाइड हो गया S कॉम्प्लीमेंट। तो हमें निकालना है S कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स जिनको ना तो 3 डिवाइड करता है और ना ही 37 डिवाइड करता है। तो हम S का ऑर्डर निकाल के हम क्या कर सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स में से S का ऑर्डर निकाल दो और S कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर भी निकल जाएगा। देखो S कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर है क्या, टोटल एलिमेंट्स 1 से लेकर 999 तक, टोटल x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 से लेकर 999 तक, इस वाले सेट का ऑर्डर माइनस ऑर्डर ऑफ S। यही है ना। देखो कोई भी इंटीजर उठाओगे या तो वो S में होगा या S कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ऑर्डर ऑफ S प्लस ऑर्डर ऑफ S कॉम्प्लीमेंट इज दिस। इनके यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी 1 से लेकर 999 का एलिमेंट दूंगी या तो उसको 3 डिवाइड करेगा या 3 डिवाइड नहीं करेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ना। अगर उसको 3 डिवाइड करता है तो वो यहां पर, और 3 डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन 5 है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ S यूनियन ऑर्डर ऑफ S कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 999। ये चीज ठीक है। ये है मेरे पास 999 माइनस ऑर्डर ऑफ। और ऑर्डर ऑफ S कैसे निकालोगे, ऑर्डर ऑफ S कैसे निकालोगे? हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया है ना, 1 से लेकर 999 तक के वो सारे एलिमेंट्स जो जिनको 3 डिवाइड करता है, 1 से लेकर 999 तक के वो सारे एलिमेंट्स जो जिनको 37 डिवाइड करता है, और माइनस करो वो सारे एलिमेंट्स जिसको 3 इंटू 37 डिवाइड करता है, जो कॉमन है दोनों। तो ऑर्डर ऑफ S कैसे निकालोगे, टोटल एलिमेंट्स में से
वो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 37 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3 एंड 37। तो यहां से एस का ऑर्डर निकला, और एस कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर क्या आएगा? 999 माइनस 999 माइनस दिस। तो जब 999 माइनस ऑफ दिस करोगे ना, तो एक 999 कैंसिल हो जाएगा, देखो, है ना? ये हुआ 999 माइनस, इसको मैं बोल देती हूँ ऑर्डर ऑफ A3 माइनस ऑर्डर ऑफ A37 प्लस ऑर्डर ऑफ A3 इंटू 37। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ A3 प्लस ऑर्डर ऑफ A37 माइनस ऑर्डर ऑफ A3 इंटू 37। अब मुझे A3, A37 और A3 इंटू 37 निकालना है। A3 क्या है? उन एलिमेंट्स का सेट जो 3 से डिविजिबल है। A37 is all those elements which are divisible by 37 and A3 into 37 is all those elements which are divisible by 3 and 37 both। तो मुझे इस सेट का ऑर्डर एस कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है। ये आप निकालोगे खुद से, करोगे ना? A3 एक बताती हूँ, A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 से लेकर 999 तक जो 3 से डिविजिबल है। तो 3, 6, 9 से लेकर 999 तक। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे? अगर मुझे n निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 3 प्लस फर्स्ट एलिमेंट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 990। तो यहां से n की वैल्यू निकालो। फिर A37 निकालना है तो क्या निकालूंगी? पहला एलिमेंट तो 37 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 999 37 से जाता है। 999 के जब फैक्टर्स करोगे ना, देखो 999 के जब फैक्टर्स करोगे, पहला फैक्टर क्या है इसका? 9। देखो जब इसका फैक्टर निकालोगे तो पहला फैक्टर क्या आएगा? 9, 111। फिर 111 किससे जाता है? 3 से जाता है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 से डिविजिबल है। वापस जब मैं 3 से करूंगी तो क्या आएगा? 3 3 9, 2 बचा 21, 37। तो 999 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 37। तो यहाँ पे भी 999 आएगा। तो यहाँ पहला यहाँ पे एलिमेंट आएगा 37 प्लस m माइनस 1 इंटू 37 इज इक्वल टू 999। तो यहां से n निकालो, यहां से m निकालो। ये है मेरा n, ये है मेरा m और ये है मान लो मेरा k। तो k के लिए कैसे निकालोगे? 8a, ये क्या हुआ? A3 इंटू, थोड़ा सा अलग करके A3 इंटू 37 इज A111 जो है। ये क्या आएगा? ये 111 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा। इसमें तो एलिमेंट्स काउंट करना आसान है ना। 111 से 999 तक कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9, 111, 222, 333, 444 टिल 999। तो ऑर्डर ऑफ A111 क्या होगा? 9। बाकी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 111 प्लस k माइनस 1 इंटू 111 इज 999। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा n प्लस m माइनस 9। यहां से मेरे पास 9 आ रहा है इसका ऑर्डर। तो अब n और m निकाल के बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। p एंड q भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो मुझे ना 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उसके बाद 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो ये चीज, p और q क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। p भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और q भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और k कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट में मुझे k क्या बोल रखा है? पॉजिटिव। मैं यहां से ऐसे लिख दूं, k इज इक्वल्स टू q माइनस p, या इसको ऐसे लिख दूं, k इज इक्वल्स टू क्या होगा? k इज इक्वल्स टू q माइनस p पहले वाले के केस के लिए। और q कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये मैं बोल दूं ये कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये चीज ठीक है। मैंने k को लिखा q माइनस p, k कैसा गिवन था मुझे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि q जो है वो 1 प्लस p से बराबर होगा। पहली स्टेटमेंट मुझे ये कहती है।
कि Q कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस P, ये चीज ठीक है। और P भी नॉन नेगेटिव है, Q भी नॉन नेगेटिव है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, बस P और Q का रोल इंटरचेंज है। ये क्या कहता है कि अगर K मेरे पास P माइनस Q है ना, तो K क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास P कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस Q, ये ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या कहते हैं, ध्यान से पहले चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या अप्रोच लगानी है। पहला ऑप्शन कहता है कि ऐसे P और Q नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे P और Q एग्जिस्ट करेंगे कि A और B दोनों के दोनों क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि A और B फॉल्स होंगे इफ एंड ओनली इफ P इज Q। अगर P और Q बराबर है तो A भी फॉल्स, B भी फॉल्स। अगर A और B दोनों इकट्ठे फॉल्स हैं तो P और Q क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स P एंड Q A और B इज ट्रू। कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लोगे, कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लोगे P और Q, A या B में से एक स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, या तो A या फिर B। या तो A और B है ना, दोनों भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक स्टेटमेंट जरूर होल्ड करेगी। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे P और Q एग्जिस्ट करेंगे सच दैट P नॉट इक्वल्स टू Q, बट A और B दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ऐसे P और Q एग्जिस्ट करेंगे जो बराबर नहीं होंगे, और उन P और Q के लिए A और B दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स। ये मेरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखो इसको या तो हम लॉजिकली करेंगे P और Q की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, या फिर हम इसका प्रूफ भी देखेंगे साथ में कि कैसे हम सोच सकते हैं चीजें। अब ध्यान से देखो ऑप्शंस को। यहां से पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे कि P भी ट्रू हो जाए और Q भी ट्रू हो जाए। तो अगर A भी ट्रू हो जाए और B भी ट्रू हो जाए, अगर A भी ट्रू है और B भी ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये भी होती है और ये भी होती है। ये होती है का क्या मतलब है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस P, और P किससे बड़ा है, 1 प्लस Q से। तो मैं कह सकती हूँ 1 प्लस Q। अगर A भी ट्रू है और B भी, दोनों के दोनों इकट्ठे ट्रू है, एंड है ना, A भी ट्रू है एंड B भी ट्रू है, तो Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस P एंड P ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस Q। दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव है, तो रिलेशन कहीं भी चेंज नहीं हो। तो ये क्या आ गया मेरे पास, Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस Q, सॉरी 2 प्लस Q। अब Q पॉजिटिव है, मैं दोनों तरफ Q माइनस कर सकती हूँ, तो ये क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू, क्या ये पॉसिबल है, क्या 2 कभी भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, ना तो लेस होगा ना इक्वल होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे P और Q कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं कि A एंड B दोनों के दोनों इकट्ठे ट्रू हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये समझ में आ रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 2 पे और 4 पे। देखो 2 और 4 कुछ एक जैसे नहीं दिख रही, एक पार्ट ये कहता है, इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट है वो ये कहता है कि अगर P और Q बराबर है ना, तो A और B फॉल्स हो जाएंगे, और ये कहता है अगर P और Q बराबर नहीं है तो A और B फॉल्स हो जाएंगे। कन्वर्स उल्टा बता रहा है। तो एक बार इस वाले पार्ट को देखें ताकि हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाए। तो मैं लिखती हूँ P और Q बराबर पहले, ठीक है, लेट P इज इक्वल्स टू Q। अच्छा, अगर P और Q बराबर है तो K क्या हो जाएगा, A वाली स्टेटमेंट को देखो, तो K क्या हो जाएगा, 0। पर K क्या होना चाहिए, बट K क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बट K क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो A वाली स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई ना। अगर P और Q बराबर हैं तो A वाली स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स, इंप्लाइज A इज फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं B वाली स्टेटमेंट को देखूं, P और Q बराबर हैं तो K क्या हो जाएगा, 0। यहां पे भी K क्या हो जाएगा, 0, बट K क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब B वाली भी क्या हो गई, फॉल्स। तो अगर P और Q बराबर है तो A एंड B दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। तो हमने कम से कम इसका कन्वर्स वाला पार्ट देख लिया, है ना। अगर P और Q बराबर है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, A भी फॉल्स एंड B भी फॉल्स। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट। इसमें ना देखो कुछ प्रूफ नहीं करना था, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि A और B दोनों की दोनों फॉल्स है, A भी फॉल्स है एंड B भी फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि देखो A कहता क्या है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय
P, ये भी फॉल्स है, और P ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/Q, ये भी फॉल्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है। इसका क्या मतलब है? P इज नॉट, इसका मतलब है P प्लस K इज नॉट इक्वल्स टू Q एंड Q प्लस K इज नॉट इक्वल्स टू P, यही कहता है ना। और K कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये, एक बार थोड़ा लॉजिकली सोचो, P क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो P और Q बराबर होंगे या P और Q बराबर नहीं होंगे। अगर A और B फॉल्स हैं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो P और Q बराबर है या P और Q बराबर नहीं। अगर P और Q बराबर है तो ये स्टेटमेंट सही है, सही है ना। अगर A एंड B फॉल्स हैं तो मेरे पास दो केसेस है, या तो P और Q बराबर है या P और Q बराबर नहीं है। अगर P और Q बराबर है तो आई एम डन। बट अगर मैं अज्यूम करूं कि P और Q बराबर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां आएगी? ये P नॉट इक्वल्स टू Q, मान लो P और Q बराबर नहीं, दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बराबर नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कौन सा बड़ा मानू? Q को बड़ा मानू? तो Q मान लो क्या है? P से बड़ा है। कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो, ये तो पक्का है ना। अच्छा, अगर Q P से बड़ा है और इंटीजर है, मैं ये कह सकती हूँ कि P में कुछ ऐड करने के बाद मुझे Q मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट K बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि P स्ट्रिक्टली छोटा है, सच दैट P प्लस K इज Q। ये चीज ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई? P प्लस K इज Q। तो ए वाली स्टेटमेंट होल्ड कर गई ना, तो ए वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। बट मैं क्या अज्यूम करके चल रही हूँ कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है। यहां पे मैंने ये अज्यूम किया है ना कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स, लेट A एंड B बोथ आर फॉल्स। तो अगर दोनों P और Q बराबर नहीं है तो यहाँ पे A क्या हो गई? ट्रू हो गई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो P और Q को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसी हो गई? सही हो गई ना। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। सॉरी, ठीक है। अब आ जाओ ये वाली स्टेटमेंट पे, अगर P और Q बराबर नहीं है तो A और B, A एंड B फॉल्स होगा। ये भी हमने प्रूव किया ना कि अगर P और Q बराबर नहीं है तो A और B फॉल्स नहीं होगा, आइदर A और B उनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। अच्छा, थर्ड देखो, सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के या तो A ट्रू होगा या B ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना। अगर मैं P और Q को बराबर ले लेती हूँ तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स कैसी हैं? फॉल्स है। अभी मैंने प्रूफ किया सेकंड में कि अगर मैं P और Q को बराबर ले लेती हूँ, इस वाले केस में अगर मैं P और Q को क्या ले लेती हूँ? बराबर, तो A भी फॉल्स है एंड B भी फॉल्स है। ये कहता है या तो A ट्रू होगा या B ट्रू होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। इसमें ना एग्जाम्पल ये भी कर सकते थे, P को मानो 2, Q को मानो 3, और केसेस देखो, P को मानो 2, Q को भी मानो 2, इक्वल वाला केस लो, एक बार डिस्टिंक्ट वाला केस लो, वहां से ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाता। कौन सा? फोर्थ वाले स्टेटमेंट को, ये तो फॉल्स है ना, तो फॉल्स दिखाना है तो एग्जाम्पल से कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है अगर P नॉट इक्वल्स टू Q है तो मान लो P को मान लो 2 और Q को मान लो 3। तो ये कह रहे हैं अगर नॉट इक्वल है तो A एंड B क्या होंगे? फॉल्स होंगे। देखो A क्या कहती है? P प्लस K इज Q, तो 2 प्लस K इज 3, तो K की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां से 1 आ जाएगी ना। ये तो पॉसिबल है, तो A कैसा हो गया? ट्रू हो गया। बट ये कह रहा है A एंड B आर फॉल्स, तो इट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा सोच। मैंने ऑप्शन से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऑप्शन से देखना इजी था, बट सोचना मुश्किल था कि प्रूफ कैसे करेंगे उस चीज का। ठीक है, हाँ, एग्जाम में ऑप्शन से ही करना है। एग्जाम में बेस्ट मैंने यही बोला, सबसे पहला स्टेप है ऑप्शन से क्वेश्चंस के ऑप्शन, जो भी बाकी जो कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं उनको एलिमिनेट कर दो, वैल्यूज पुट करके देखो, जहां स्टेटमेंट फॉल्स हुई वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, पर जहां स्टेटमेंट करेक्ट है वहां पे प्रूफ देखना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे मैंने वैल्यूज पुट की, अगर 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बी पार्ट में तो एक ही बचा ना, इवन सी पार्ट में भी अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक ही बचा ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इजी है।
इसे फटाफट देख के बता सकते हो, बी पार्ट का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये पहला थ्योरम कैसा सा दिख रहा है? विल्सन्स थ्योरम। ये वाला P-1 फॉर्मेट्स लिटे थ्योरम, और ये वाला फॉर्मेट्स थ्योरम ऐसा ही दिखता है ना। देखो विल्सन्स थ्योरम क्या कहता है हमें, विल्सन्स थ्योरम कहता है P की पावर n-1 कह सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod n if and only if n is प्राइम। फॉर्मेट्स थ्योरम हमें क्या कहता है? फॉर्मेट्स लिटे थ्योरम, फॉर्मेट लिटे थ्योरम क्या कहता है कि अगर n पॉजिटिव है, a और n का जीसीडी 1 है, देन a की पावर P-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। और फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है हमें? फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है हमें? अगर n ग्रेटर देन 1 है, देन a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। मैं यहाँ पे जीसीडी वाली कंडीशन रिलैक्स कर सकती हूँ, बट फिर कंडीशन यहाँ से चेंज होके ये आ जाती है। ठीक है, तो इन तीन, अभी हमने शुरू के 3 ऑप्शन देखे हैं। तो अब बताओ विल्सन्स थ्योरम में अगर n प्राइम है, यहाँ पे लिखा है p इज एन ऑड प्राइम, तो हर प्राइम के लिए ट्रू होती है ना। तो अगर मैं ऑड प्राइम भी देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? P-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। इसका क्या मतलब है? p वे डिवाइड P-1 फैक्टोरियल प्लस 1, b माइनस a, तो b माइनस ऑफ -1 इज दिस। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है ना। ये कहती है p डज नॉट डिवाइड 1 प्लस P-1 फैक्टोरियल, बट ये तो डिवाइड करता है ना विल्सन थ्योरम से, तो ये ऑप्शन गलत है। ये चीज ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑप्शन पे। ये कहता है 1 2 3 4 की पावर P-1 -1 को p डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ऐसा सा दिख रहा है ना, देखो p वे डिवाइड a की पावर P-1 -1, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, a और n का जीसीडी क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे चेक करो कि क्या p और 1 2 3 4 का जीसीडी 1 है ना नहीं है, वेयर p इज ग्रेटर देन 700। ये मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो मैंने a दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 की पावर P-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। और ये कब आएगा? इफ जीसीडी ऑफ 1 2 3 4 विद p इज, ये तभी आती है ना कंडीशन, फॉर्मेट थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब जीसीडी 1। अब इसका 1 2 3 4 के फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर्स बता सकते हो? कोई एक फैक्टर बता सकते हो? 2x का एक फैक्टर होगा ना, ये क्या आएगा? 6 1। मुझे बाकी फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो क्यों नहीं है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये प्राइम है या इसके फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे p क्या बोल रखा है? ग्रेटर देन 700। क्वेश्चन में 700 गिवन है, तो मुझे इतना पता है कि 1 2 3 4 का एक फैक्टर तो 2 होगा, और बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे ना वो 617 से तो छोटे होंगे, 617 या उससे छोटे होंगे। कभी भी 617 से बड़ा नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जो भी प्राइम है यू 700 से बड़ा, उसको उसके साथ 1 2 3 4 का जीसीडी हमेशा 1 होगा। ये चीज ठीक है। देखो इसके जो फैक्टर है, एक फैक्टर 2 है, और बाकी जो भी फैक्टर्स आएंगे वो 617 या उससे छोटे होंगे। फैक्टर्स हमेशा छोटे बराबर होते हैं ना, तो या तो 2 आएगा या 617 उससे छोटे आएंगे। इसका कोई भी प्राइम फैक्टर 617 को एक्सीड नहीं करेगा। तो जब 617 को एक्सीड नहीं करेगा तो 700 से बड़ा हर प्राइम का जीसीडी 1 2 3 4 के साथ 1 हो। ये चीज ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि 1 2 3 4 का जीसीडी हमेशा प्राइम के साथ 1 होगा फॉर p ग्रेटर देन 7। तो p विल ऑलवेज डिवाइड 1 2 3 4 की पावर P-1 -1। ये ठीक है। इसको एक बार देखो, इस ऑप्शन को, अगर कोई डाउट है तो पूछो। इसको अगर लिखना है तो लिख भी देती हूँ यहाँ पे, यहां से कि 1 2 3 4 जो है वो क्या है? 2 इंटू 617। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 1 2 3 4 या ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 2 3 4 क्या होंगे?
और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 2 3 4 आर लेस देन इक्वल्स टू 6 1 7। ठीक है, तो इफ P इज ग्रेटर देन 700 तो वो उसका कभी भी फैक्टर नहीं होगा। इंप्लाइज जीसीडी ऑफ 1 2 3 4 इज जीसीडी ऑफ 1 2 3 4 विद P इज 1। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है ना? ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले पे। अब हमें क्या बोला है कि कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा फॉर वेयर p इज ग्रेटर देन 11, प्राइम है ग्रेटर देन 11, सच दैट p डज नॉट डिवाइड a की पावर p माइनस a। बट हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है? फॉर एवरी p, सॉरी एवरी p, फॉर एवरी p ग्रेटर देन 1, हर प्राइम के लिए, हर प्राइम के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो p विल ऑलवेज डिवाइड a की पावर p माइनस a, हर प्राइम के लिए स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो 11 से बड़ा प्राइम लोगे तब भी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? p डिवाइड्स a की पावर p माइनस a। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? p डज नॉट डिवाइड a की पावर p माइनस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब बस एक बचा है, ये कह रहा है p डज नॉट डिवाइड p स्क्वायर फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये एक बार देखते हैं इस ऑप्शन को। बस देखो बी पार्ट का ऑप्शन है, अगर फॉर्मेट थ्योरम भी याद है, फॉर्मेट सिटी थ्योरम, तो हम डायरेक्ट सेकंड मार्क करके आएंगे, बाकी ऑप्शंस को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। बट यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि हो सकता है ना बाकी एक ऑप्शन किसी और नए पेपर में, अब जो पेपर है उसमें एक ऑप्शन सेम आ जाए, बाकी 3 ऑप्शंस डिफरेंट आ जाए, तो जो हमें तो सारे ऑप्शंस देखने हैं ना। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है? p डज नॉट डिवाइड p स्क्वायर फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल का स्क्वायर। मुझे ये चेक करना है फॉर सम प्राइम है, फॉर एवरी प्राइम है, फॉर सम ऑड प्राइम ये कभी भी डिवाइड नहीं करे। अब देखो इसको चेक करने का ना बेस्ट तरीका है इस वाले एक्सप्रेशन को खोलना। एक बार इसको एक्सप्रेशन को खोल के देखते हैं। p फैक्टोरियल p स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। p फैक्टोरियल का स्क्वायर इज p फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। देखो जब मैं इसको खोलूंगी तो क्या आएगी? पहली टर्म आएगी p स्क्वायर, फिर आएगी p स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगी p स्क्वायर माइनस 2 एंड सो ऑन करते करते एक टर्म आएगी p स्क्वायर माइनस p। ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, फिर आएगा p, फिर आएगा p माइनस 1, p माइनस 2 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। कुछ ऐसा ही आया होगा ना, p स्क्वायर से लेकर 1 तक की सारी टर्म्स। डिवाइड में क्या है? p फैक्टोरियल को भी खोल दू, p इंटू p माइनस 1 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको एक बार और p इंटू p माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1। ये चीज ठीक है। अच्छा यहां से तो p फैक्टोरियल ही था ना ये पूरा, ये भी p फैक्टोरियल था, ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी ना आपस में। अब बचेंगी क्या? ये वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म्स। p क्या है? प्राइम, फॉर सम प्राइम बोल रखा है पर p है तो प्राइम ही ना। देखो यहाँ पे अगर p प्राइम है तो मैं बोल सकती हूँ p p को डिवाइड करता है डिनोमिनेटर में, p p माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता। प्राइम अपने से छोटे किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता। p p माइनस 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 1 को भी नहीं करेगा, 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं। अपने से छोटे किसी भी इंटीजर को p डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ p p को डिवाइड करेगा। डिनोमिनेटर में p की पावर क्या है? 1। अब आ जाओ न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में p की पावर क्या है? कम से कम 2, कम से कम। वो देखो p इंटू p, हो सकता है आगे भी कोई आए, मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स आएंगी, पर कम से कम पावर क्या है p की? 2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर क्या है p की? 1। तो मैं जब इनको कैंसिल करूंगी तो ओवरऑल पावर्स कितनी बचेंगी? कम से कम 1, कम से कम p की एक पावर तो बचेगी। देखो मैं यहां से अगर p को कैंसिल करती हूँ तो p स्क्वायर को p से कैंसिल करूंगी तो क्या आएगा? p इंटू समथिंग आ जाए। अब मुझे नहीं पता और कितनी बार p आ जाए, पर एक बार तो आ रहा है ना यहाँ पे, कम से कम एक बार आ जाए। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस वाली टर्म में एक p हमेशा आएगा, तो p इस टर्म को हमेशा डिवाइड करेगा। सो p विल ऑलवेज डिवाइड p स्क्वायर का फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये इस वाली टर्म को हमेशा डिवाइड करेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि वो कहती है डज नॉट डिवाइड। ठीक है, ये हो गया, नोट डाउन करिए। अभी इतने क्वेश्चंस, अब ना एक बार वो जो मैंने भेजी थी ना एक बार वो खोल लो।
हाँ उसमें मुझे पता है, इसी में